अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विधवा योग की। विधवा योग, कुछ लोग हो सकता है कि उनकी बात समझ में ना आए कि विधवा योग किसको कहते हैं। विधवा योग से मराद होती है, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि रंडी या रंडा, यानी जिसका मियाँ मर जाए या जिसकी औरत मर जाए उसको विधवा कहते हैं। तो आज हम आपको विधवा योग के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले के यानी जन्म कुंडली के 7वें घर के मालिक को देखना है। जैसे ये कुंडली का पहला घर है, इस घर में 9 भी लिखा हो सकता है, 8 लिखा हो सकता है, 12 लिखा हो सकता है। जैसे इसमें नंबर 9 लिखा है तो इसको हम कुंडली का पहला घर ही मानेंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। आपने 7वें घर के मालिक को देखना है कि इसका मालिक कौन है, और फिर 7वें घर को देखना है। इन दोनों के अलावा जो लड़का होगा, लड़के की कुंडली में आपने वीनस को भी चेक करना है, सियारे ज़ोहरा को भी, उसकी पोजीशन क्या है। क्योंकि वीनस जो है ये लड़के की कुंडली में शादी का कारक होता है। अगर 7वें घर का मालिक ठीक भी हो और वीनस खराब हो तो फिर भी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम देता है। तो इसी तरह जो लड़की होती है, लड़की की कुंडली में मुश्तरी जो होता है उसका देखना भी ज़रूरी होता है। बर्थ चार्ट में कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर मनहूस माने जाते हैं। कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां, मैं पहले भी आपको बताया हूं कि ये पहला घर है। पहले घर से 1 2 3 4 5 6, ये 6ठा घर है, 7 और ये 8वां घर है और ये 12वां घर है। जन्म कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां घर जो होते हैं इनको नहस मानते हैं। जोहल, केतु, राहु, शमश, मरीख को भी नहस मानते हैं। सियारा, कमर, जोहरा, अतारद, मुश्तरी जो है इनको साध माना जाता है। इसी तरह कुंडली के पहले घर में सियारा कमर हो, जैसे यहाँ सियारा कमर हो, जैसे कि सियारा कमर इधर हो और सियारा मरीख जो है ये इधर हो, मरीख 7वें और पहले घर पर अपना, यानी पहले घर पर अपना मनहूस असर डाल रहा है। क्योंकि मरीख की 3 नज़रें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, तो इसको भी विधवा योग कहा जाता है। इसी तरह कुंडली का जो 7वां घर होता है इसमें मरीख पड़ा हो, 7वें घर में मरीख हो तो कोई और स्टार जैसे जोहल, केतु, राहु या शमश मरीख के ऊपर अपनी नज़र डाल रहे हों। जैसे शमश की एक नज़र होती है, यानी शमश अगर तालिया में होता है तो मरीख के ऊपर नज़र डालेगा। और जोहल की 3 नज़रें होती हैं, अगर जोहल 5वें घर में होगा तो फिर भी इसके ऊपर नज़र डालेगा। अगर जोहल पहले घर में होगा तो फिर भी इसके ऊपर नज़र डालेगा। अगर जोहल 10वें घर में होगा तो फिर भी इसके ऊपर नज़र डालेगा। इसी तरह केतु और राहु जो होते हैं इनकी भी 3 नज़रें होती हैं। केतु और राहु अगर मरीख के ऊपर नज़र डालेगा, यानी मरीख के ऊपर कोई नहस स्टार नज़र डाल रहा है तो इसको भी विधवा योग कहा जाता है। कुंडली के 7वें घर में नहस स्टार हो, जैसे केतु,
राहु, शमश, जोहल, मरीख, इन चारों में से कोई भी अगर 7वें घर में होता है और कोई दूसरा स्टार 7वें घर वाले स्टार के ऊपर अपनी नज़र डाल रहा है तो फिर भी विधवा योग होता है। 7वें घर से मियाँ या बीवी का सुख देखा जाता है। 7वें घर में या दूसरे घर में, 7वें घर में या दूसरे घर में अगर नहस स्टार हो तो फिर भी विधवा योग माना जाता है। कि जन्म कुंडली के 7वें घर में अगर कोई भी नहस स्टार ना हो पर 7वें घर के एक स्टार 8वें घर में हो, दूसरा 6ठे घर में हो, यानी 7वें घर को बीच में दबाया हो, या कुंडली के 12वें घर में और दूसरे घर में नहस स्टार हो तो इसको भी विधवा योग कहते हैं। कुंडली का जो पहला घर होता है इसको लगन भी कहते हैं और इसको ताल्या भी कहते हैं। ये कुंडली का पहला घर होता है और कुंडली के पहले घर में अगर 2 नहस स्टार हों और वो कुंडली के 7वें घर को देख रहे हों तो फिर भी विधवा योग बनता है। अगर किसी लड़की की कुंडली हो और लड़की की कुंडली के 7वें घर में कोई नहस स्टार हो, जैसे मैं पहले बताया हूँ कि केतु, राहु, शमश, जोहल, मरीख, तो वो लड़की भी विधवा हो जाएगी। जन्म कुंडली का ये 8वां घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जन्म कुंडली के 8वें घर में नहस स्टार हो और उसको कोई दूसरा नहस स्टार देख रहा हो या उसके साथ करान कर रहा हो, यानी एक ही दर्जे पर हो, तो ये भी विधवा योग होगा। इसी तरह जन्म कुंडली के 7वें घर का मालक 8वें घर में चला जाए और उस पर किसी नहस स्टार की नज़र हो तो फिर भी इसको भी विधवा योग ही कहते हैं, यानी ये भी विधवा योग है। कुंडली के 6ठे घर में मरीख हो और 7वें घर में शमश हो और 8वें घर में जोहल हो तो ये भी विधवा योग होता है। लगन और 7वें घर में केतु या राहु हो, लगन या 7वें घर में केतु या राहु हो, 8वें और 12वें घर का मालक 7वें घर में हो, 8वें या 12वें घर का मालक 7वें घर में हो तो इसको भी विधवा योग माना जाता है। पहले घर में जोहल हो, पहले घर में जोहल हो, 8वें या 12वें घर में मरीख हो तो इसको भी विधवा योग कहा जाता है। पहले घर में या 7वें घर में शमश या मरीख हो और इन दोनों को या एक को कोई नहस स्टार अगर देख रहा है तो ये भी विधवा योग ही होता है। बर्थ चार्ट के एक घर में मरीख और जोहरा हो और किसी दूसरे घर में कमर राहु का करान हो, 8वें घर में भी नहस स्टार हो तो फिर भी विधवा योग बनता है। 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर नहस स्टार हैं और 7वें घर में भी नहस स्टार हैं तो ये भी विधवा योग ही बनता है। कुंडली के 7वें और 8वें घर के मालक 12वें घर में हो या 7वें घर में नहस स्टार हो
तो ये भी विधवा योग ही होता है। जन्म कुंडली के छठे घर का मालक सतवें घर में हो, छठे घर का मालक सतवें घर में हो और सतवें घर का मालक आठवें घर में हो और आठवें घर का मालक 12वें घर में हो, विधवा योग होता है। सतवें घर में नहस सटार हो, सतवें घर में नहस सटार हो, सतवें घर का जो मालक सटार है वो नीच राशि में हो या अस्त हो जाए या वो केतु या राहु के साथ लग जाए तो फिर भी विधवा योग ही बनता है। सतवें घर का मालक, सतवें घर का मालक छठे घर में हो, आठवें घर में हो या 12वें घर में हो, या फिर छठे घर का, आठवें घर का या 12वें घर का, इन तीनों का या तीनों में एक का मालक सतवें घर में हो तो विधवा योग होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई योग बनता है और उस योग के ऊपर या सटार के ऊपर किसी साध सटार की नज़र होती है, साध सटार उसको देख रहा है, तो फिर वो विधवा योग जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, ये मैंने बताने की आपको कोशिश की है कि इन योगों को विधवा योग कहते हैं। तो अगर आप भी अपनी कुंडली देखें तो आपको इस कुंडली में पता चल सकता है, या आप अपनी कुंडली बनवा कर इस बारे में पता लगवा सकते हैं। अगर आप भी कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं तो ये ऊपर दिया गया हमारा नंबर है, इस नंबर पर राब्ता करके व्हाट्सएप पर तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।